जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए हम एक और सेशन के साथ में आपके सामने आ गए हैं। इससे पहले वाले सेशन में हमने पढ़ा था सेल वॉल के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आपका कोई भी एग्जाम में किसी भी तरह का क्वेश्चन गलत ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे पाई जाती है, ये सारी चर्चा यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन पहले आप समझ लीजिए, इस डायग्राम को देखिए। ये डायग्राम जो है एनिमल सेल का है। हमने सेल के बारे में बहुत अच्छा से पढ़ा था कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। तो उसी में क्या था, हमने बताया था आपको कि दो तरीके की सेल होती है। एक तो प्लांट में सेल होती है और सभी जीवों में सेल होती है। हर जीव क्या है, सेल से बना हुआ है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल, ये दो तरीके की सेल हमने जाना था। तो ये है एनिमल सेल। और एनिमल सेल के जो भी बाहर का भाग है, जो बाहर की झिल्ली होती है, उस पर चढ़ी हुई होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है? एनिमल सेल की बाहरी कवरिंग को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब हम लोग समझते हैं इसका एक और नाम होता है। सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम होता है, वो क्या नाम है इसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी इसको कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये क्या है? एक जीवित कोशिका जो होती है, उसके क्या है, अंदर पतली सी एक लेयर होती है। ये जो भी जीवित कोशिकाएं हैं, जीवित कोशिका क्या होती है? जो भी, जैसे प्लांट सेल या एनिमल सेल की बात हो रही है, तो उसके जो बाहरी हिस्से में क्या होती है, एक लेयर होती है, उसी को हम बोलते हैं, ये इस वाली लेयर को हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। करती क्या है, इसका काम क्या है, तो ये होती क्यों है? ये उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए होती है। कैसी सुरक्षा? कि बाहर से कोई अंदर की तरफ जो भी प्रोटोप्लाज्म इसमें भरा हुआ है, उस पर कोई भी घात ना हो सके, कोई दिक्कत ना आ सके, उसी से ये इसी को सुरक्षा प्रदान करती है ये। उसके बाद में ये किसकी बनी होती है? सबसे इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से होती है ये किससे? ये जो है, ये किससे बना हुआ होता है बाहरी झिल्ली? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन की। और भी चीज़ें हैं इसमें जिसके बारे में भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें भी आएंगी, जैसे कि ये कोलेस्ट्रॉल और इसमें क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, बहुत चीज़ों का योगदान होता है। लेकिन अभी आप समझिए किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन्स से बनी होती है। उन्हीं में हम लोग जानेंगे और भी तरीके। उसके बाद में आते हैं कि इसकी जो ये आखिर किसने इसके बारे में बताया, कैसे इसकी खोज हुई? तो इसके बारे में अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया, जिसमें 1972 का एक क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी में हम लोग जानते हैं कि कोशिका के बारे में और ज़्यादा जानकारी हमें मिलती है। ये मॉडल दिया किसने था? तो ये ध्यान रखना, 1972 में एस जे सिंगर और गार्थ निकोलसन ने ये मॉडल दिया था। किसने? एस जे सिंगर और गार्थ निकोलसन ने ये मॉडल दिया था। कौन सा मॉडल? तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है क्या? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 में एस जे सिंगर और गार्थ निकोलसन ने दिया था। अब ये समझते हैं ये है क्या। तो फ्लूइड क्या होता है, इसको हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, एक तो फ्लूइड और एक मोज़ेक के बारे में जानते हैं। तो फ्लूइड क्या है? फ्लूइड का मतलब होता है कि ये जो मेम्ब्रेन है, ये स्थिर नहीं है, एक जगह पर रुकी हुई नहीं है। ये जो मेम्ब्रेन है, ये रुकी हुई नहीं है। इसमें जो छोटे छोटे अणु हैं वो घूमते रहते हैं, इसी वजह से इसको फ्लूइड बोला जाता है। फ्लूइड मतलब जो मेम्ब्रेन है वो रुकी हुई नहीं है और अणु इसमें घूमते रहते हैं। और मोज़ेक का क्या मतलब है? तो मोज़ेक मतलब होता है ये छोटे छोटे प्रोटीन के पीसेस में इसमें ये जुड़ी हुई होती हैं, प्रोटीन के पीसेस लगे हुए होते हैं और उन प्रोटीन के पीसेस का बहुत ज़्यादा काम होता है। हम लोग आगे अभी इसके बारे में बात करेंगे कि वो प्रोटीन के पीसेस क्या करते हैं। मोज़ेक एक तरीके की डिज़ाइन होती है जिसमें छोटे छोटे पीसेस को जोड़ के बनाया जाता है, इस वजह से इसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहा जाता है। फ्लूइड मतलब क्या है? इसके चारों तरफ ये स्थिर नहीं है मेम्ब्रेन, इसमें छोटे छोटे अणु जो हैं वो घूमते रहते हैं। और मोज़ेक मतलब प्रोटीन जो है, टुकड़े इसके जुड़े हुए होते हैं चारों तरफ। इसके बाद में हम लोग समझते हैं, ये हमने समझ लिया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। उसके बाद हम समझते हैं इसकी जो संरचना है वो कैसी है, मतलब और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिससे ये बनी हुई है। तो ये किससे बनी है? ये फॉस्फोलिपिड से बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि फॉस्फोलिपिड्स के ये जो है, ये फॉस्फोलिपिड से भी बनी है। और फॉस्फोलिपिड किस तरीके से काम करता है? तो ये मेम्ब्रेन जो है, ये पूरी मेम्ब्रेन, इसका मुख्य हिस्सा क्या है? फॉस्फोलिपिड है। सबसे ज़्यादा मेन हिस्सा क्या है?
फॉस्फोलिपिड है। अब ये फॉस्फोलिपिड है जो, ये दो परत में इसमें चढ़ा हुआ होता है। ये फॉस्फोलिपिड जो है ये दो परत में मिलता है इसमें। कैसी दो परतों में? तो इसी दो परतों में, इसमें एक में हेड होता है, एक में टेल होती है, पूंछ होती है, एक में सिर, एक में पूंछ होती है। और इन्हीं दो परतों के कारण इसका नाम हम लिपिड बाइलेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपिड बाइलेयर है ये। तो ये किसकी वजह से है? फॉस्फोलिपिड की दो परतों के कारण। अब ये हेड और टेल का क्या काम है? जो इसमें हेड होता है वो पानी से क्या करता है? पानी की ओर भागता है। इसमें जो हेड होगा वो फॉस्फोलिपिड का पानी की तरफ भागेगा। अब जो पानी से उसे पानी की तरफ भागेगा, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिलिक है ये। और जो टेल है वो पानी से दूर भागती है, इस वजह से हम उसे कहते हैं ये हाइड्रोफोबिक है। फोबिया समझते हैं आप? फोबिया मतलब डर। तो ये पानी से डरती है टेल, तो पानी से दूर भागती है, हाइड्रोफोबिया, इसमें हाइड्रोफोबिक इसे कहते हैं। तो फॉस्फोलिपिड किस तरीके से मौजूद है? एक हेड और एक टेल, दो रूपों में मौजूद है, इस वजह दो परतों में मौजूद है, इस वजह से हम इसे बाइलेयर भी कहते हैं। तो ये पहले ही क्या संरचना में हमने पढ़ लिया? फॉस्फोलिपिड होता है। उसके बाद में क्या? प्रोटीन्स भी होते हैं। अभी हमने बताया था आपको कि प्रोटीन्स भी इसमें लगे होते हैं अलग अलग टुकड़ों में। तो प्रोटीन्स का क्या काम होता है? ये पहली तो इसमें समझने वाली बात है, ये मेम्ब्रेन में अलग अलग जगह पे लगे हुए होते हैं। उसके बाद में ये करते क्या हैं? तो पदार्थ है, जो भी पदार्थ है उसको अंदर लेना, बाहर करना, ये सब प्रोटीन्स की वजह से ही होता है। अब प्रोटीन क्या करती है? ये पहचानती है पदार्थ को कि कौन सा जरूरी पदार्थ है और कौन सा जरूरी नहीं है, उसको बाहर करना है और जरूरी पदार्थ को अंदर लेना है। एंजाइम्स की तरह काम करती है। कैसे काम करती है? एंजाइम का क्या काम होता है? एंजाइम रिलीव होते हैं और रिलीज होके क्या है? संकेत देते हैं। तो ये एंजाइम्स की तरह भी काम करती है। प्रोटीन एंजाइम्स की तरह काम करती है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। हमने क्या पढ़ लिया? फॉस्फोलिपिड के बारे में पढ़ लिया और प्रोटीन। मतलब ये जो मेम्ब्रेन है फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, इसमें फॉस्फोलिपिड भी होता है और प्रोटीन भी होते हैं और इनके अलग अलग काम होते हैं, हमने समझ लिया। उसके बाद में इसमें कोलेस्ट्रॉल भी होता है। ये जो मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी होती है? कोलेस्ट्रॉल की भी बनी होती है। तो ये इसका क्या काम होता है? ये इसको मजबूत बनाती है। ताकि मजबूत इसलिए क्योंकि सुरक्षा प्रदान कर सके। और ये क्या करती है? ये जो कोलेस्ट्रॉल है इसी की वजह से ये ना ज़्यादा कठोर होती है, ना ही ज़्यादा लचीली होती है, ढीली होती है। अब इससे कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है? ये एक तो मजबूत बनाती है इसे, और उसके बाद में बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं बनाती है, ना ही बहुत ज़्यादा ढीली बनाती है। कोलेस्ट्रॉल की वजह से ऐसा होता है। उसके बाद में आता है कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं। इसमें ये जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स की भी होती है, कार्बोहाइड्रेट्स का भी कुछ पार्ट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं? सेल की पहचान करते हैं। कौन सी सेल की? जो इसके जैसी सिमिलर सेल है उससे पहचान करके उसके साथ जुड़ने के लिए ये क्या करती है? कार्बोहाइड्रेट काम में आती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये किस किस चीज़ की बनी होती है, इसकी संरचना कैसी होती है। तो फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट, इन सबसे ये इस तरीके से बनती है। उसके बाद में आते हैं कि इसका सबसे मेन हिस्सा जो है कि ये जो सेल है इसको कैसे पता चलता है, कौन सी प्रक्रिया है जिससे किसी पदार्थ को ये अंदर ले रही है या बाहर निकालना है। ये हमारी जो बॉडी है उसका बेस है ये सेल, इसी की वजह से हमारी बॉडी चल रही है। तो किस तरीके से इसको ऐसे पदार्थ अंदर लेने हैं या बाहर करने हैं, जो इसके लिए हानिकारक पदार्थ है उन्हें बाहर करने हैं, जो इसके लिए ज़रूरी है उसको इसे अंदर की तरफ लेना है। तो कैसे पता चलता है? तो इसके लिए 3 प्रोसेस होती हैं। कौन कौन सी? एक तो डिफ्यूज़न, एक ऑस्मोसिस और तीसरी होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इनको हम तीनों को समझते हैं। सेल से पदार्थ का आवागमन कैसे होता है? डिफ्यूज़न, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूज़न किस तरीके से होता है? डिफ्यूज़न का मतलब है कि जो भी पदार्थ है, ज़्यादा पदार्थ जहाँ से वो कम पदार्थ की तरफ ट्रांसफ़र होगा, ट्रैवल करेगा। कहीं पे जैसे जब बहुत ज़्यादा पदार्थ है और वो यहाँ पे इसमें किसी चीज़ की मात्रा बढ़ गई, तो वो क्या करेगा? इसको बाहर की तरफ करेगा, क्योंकि बाहर क्या है? पदार्थ की मात्रा कम है, या बाहर ज़्यादा पदार्थ की मात्रा है, अंदर कम हो गई, तो ये डिफ्यूज़न के माध्यम से अंदर की तरफ जाएगा। हम समझ रहे थे कि सेल में जो है पदार्थ का आवागमन कैसे होता है, तो डिफ्यूज़न से होता है। डिफ्यूज़न 3 पार्ट्स में होता है। एक तो इंडोसाइटोसिस
और दूसरा पिनोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस में क्या है कि कोई भी पदार्थ को अंदर लेना, बाहर से अंदर की तरफ अगर किसी पदार्थ को लिया जा रहा है तो वो है इंडोसाइटोसिस। तो हमने समझ लिया डिफ्यूजन कैसे होता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। डिफ्यूजन में हमेशा आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे ही हमने कमरे में परफ्यूम को कहीं पे परफ्यूम डाली कमरे में, तो वो धीरे धीरे पूरे कमरे में फैल जाती है। तो कैसे फैलती है? क्योंकि जो हाई कंसंट्रेशन है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ से कम की तरफ ये ट्रैवल करती है। तो ये ध्यान रखना है डिफ्यूजन में एग्जाम्पल के तौर पे, और इससे आपको चीज़ें क्लियर रहेंगी, याद रहेंगी, आप भूलेंगे नहीं। ऑस्मोसिस में किशमिश का एग्जाम्पल याद रखना है कि किशमिश के अंदर पानी कैसे बढ़ता है ऑस्मोसिस की प्रक्रिया से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कोई पहाड़ पे चढ़ता है, नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो उसको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से सेल में अगर नीचे से ऊपर की तरफ किसी चीज़ को ट्रेवल करना है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है, और इसमें एटीपी के रूप में एनर्जी लगती है। यहाँ पे एक चीज़ और समझना है, इसमें किसी भी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, मेम्ब्रेन की आवश्यकता। ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल झिल्ली की आवश्यकता होती है। इसे आप ध्यान से लिख भी लेना कि ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल झिल्ली की आवश्यकता होती है, और डिफ्यूजन और इनमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसका कोई काम नहीं होता है। और एक बात यहाँ पे, एटीपी के रूप में ऊर्जा कहाँ पे चाहिए है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। इन दोनों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा, एटीपी के रूप में ऊर्जा। अब हम लोग समझते हैं इनके जो इसका जो कार्य है वो क्या है। ये जो लेयर है, मेम्ब्रेन है, इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य क्या है? सबसे पहले हमने समझा है कि सुरक्षा प्रदान करना। कोई भी अगर कवरिंग किसी को दी गई है तो उसकी सुरक्षा के लिए, अंदर के प्रोडक्ट की सुरक्षा के लिए, तो इसका काम है सुरक्षा प्रदान करना। अगर ये लेयर नहीं होगी तो आकार भी नहीं होगा। तो आकार प्रदान करना, शेप प्रदान करना, शेप और साइज पदार्थों का, ये अगर लेयर नहीं होगी तो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसके लिए सेमी परमिएबल लेयर की जरूरत होती है, तो लेयर भी जरूरत होती है। इससे क्या होगा? पदार्थ का आदान प्रदान होगा, तीसरा काम। उसके बाद में सेल कम्युनिकेशन, इसके लिए ये जो लेयर है ये सेल कम्युनिकेशन भी करती है। उसके बाद आते हैं हम लोग इसकी विशेषताओं पे। इसकी विशेषता क्या है? ये जो लेयर दी गई है इसकी विशेषता क्या है? तो ये बहुत पतली होती है, बहुत ज़्यादा महीन होती है, और ये लचीली भी होती है, जिससे इसे टूटने, ये टूटती नहीं है। लचीलापन होता है तो ये टूटती नहीं है। उसके बाद में ये सिलेक्टिव परमिएबल है, मतलब ये जो इसके लिए अच्छा है सिर्फ उसी को अंदर जाने देगी, जो इसके लिए बुरा है उसी को बाहर निकालती है। कैसे? सिलेक्टिव परमिएबल क्यों है? ये प्रोटीन की वजह से होती है। क्या करती है ये सिलेक्टिव परमिएबल में? ये ऑक्सीजन को अंदर ग्रहण करती है, बट कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं ग्रहण करेगी। कार्बन डाइऑक्साइड को ये रिलीज करती है। तो ये क्या है? सेमी सिलेक्टिव परमिएबल है। आई होप आप सबको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ लिया, हमने उसके बाद में ये कहाँ पाई जाती है उसके बारे में पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया फ्लूइड मोसैक मॉडल के बारे में। उसके बाद हमने इसकी संरचना पढ़ ली। संरचना में क्या पढ़ा हमने? फॉस्फोलिपिड, प्रोटीन, कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट, इसके बारे में पढ़ लिया हमने। फिर हमने सेल से पदार्थ का जो आवागमन है वो कैसे होता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इसके बारे में पढ़ लिया। इसके कार्य पढ़ लिए, क्या काम करती है सेल मेम्ब्रेन, और इसकी विशेषताएं पढ़ ली। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। आप अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए, अच्छे से इसको पढ़िए, पिछला रिवीजन कीजिए, और अच्छे से आप अपनी तैयारी को रेगुलर कंटिन्यू करते रहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं हम लोग अगले टॉपिक के साथ में। आई थिंक टॉपिक जो होगा वो जीव द्रव्य होगा। अच्छे से रिवीजन कीजिए। जय हिंद, जय भारत।